हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट होगी ज्योग्राफी और सेमेस्टर है थर्ड। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में हम देखेंगे कि भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर वायुमंडल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भौतिक आधार पर वायुमंडल का विभाजन। भौतिक आधार पर हम विभाजन करते हैं तो इसमें हम मुख्य रूप से बात करते हैं सौरमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, ओजोन मंडल और बाह्य मंडल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो अभी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे वो भौतिक आधार पर होगा। तो इससे पहले की जो क्लासें थी उनमें हम विस्तार से देख चुके हैं कि वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, वायुमंडल का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर हुआ है। ये सभी बातें हम देख चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। आप देख सकते हो एक डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अपना जो वायुमंडल है, अपना वायुमंडल फैला हुआ है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज को बारीकी से समझना। और ये मैटर है आपके 15 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके, बिल्कुल 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन आएगा, निबंधात्मक क्वेश्चन, जिसमें आएगा भौतिक संरचना के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, जिसमें आपको ये डायग्राम भी देना है और इसको विस्तार से समझाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो मैंने एक पृथ्वी का डायग्राम बनाया है, जिसमें हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को प्रदर्शित किया है। इस आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि अपनी ये जो पृथ्वी है ये गोल नहीं है, एग्जैक्ट गोल नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए बनाया गया है। लेकिन पृथ्वी की जो आकृति है वह पहले की क्लासों में देख चुके हो। तो जियोड आकृति है पृथ्वी की। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है ये है 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ, और इधर ऐसे ही साउथ आ जाएगा 90 डिग्री। और ये अपनी है भूमध्य रेखा, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि 0 डिग्री विषुवत रेखा हमारी ये है। इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है, पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसमें जो वायु का आवरण होता है, विभिन्न गैसों का आवरण होता है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये वायु का आवरण है। इस वायु के आवरण को हम विभिन्न गैसों के अनुपात के आधार पर, उसके घनत्व के आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं। इसके अलावा उनकी कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी का जो स्थल भाग है, यानी कि ये स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा से हम ऊपर की ओर यानी कि वायुमंडल में ऊंचाई की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो परत आती है वो कौन सी है? सौभमंडल है। पहली कौन सी है? सौभमंडल। और ये सौभमंडल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे सौभमंडल, और जिन विद्यार्थियों की हमारी जो ऑफलाइन क्लास है वो हो चुकी है वो भी एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि 15 नंबर का मैटर है। हाँ, मेरी जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उन्होंने पहले ऑफलाइन क्लास ले ली, तो वो रेगुलर आराम से देखना इसको। और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी देखना, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर का मैटर है। ठीक है। तो ये जो सौरमंडल है इसे ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अब ट्रोपोस्फीयर है, इसकी हम विशेषताएं देखेंगे कि ये इसकी विशेषता क्या क्या है और इसको किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो इसके उपनाम है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल का मतलब है कि यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें मौसमी, ऋत्विक और जलवायु परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसे परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? क्योंकि हमारा ये जो सौरमंडल है इसमें हम देखते हैं कि मौसमी परिवर्तन होते हैं, ऋत्विक परिवर्तन होते हैं और जलवायु परिवर्तन होते हैं। इन तीनों में अंतर पाया जाता है। ऋतु, मौसम और जलवायु तीनों में अंतर पाया जाता है, जो हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। तो ये जो सभी परिवर्तन कौन कौन से? तीनों परिवर्तन इस मंडल में, कौन से में? सौरमंडल में पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें, इसका सेकंड उपनाम है संवहन मंडल। संवहन मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मंडल की ऊपरी सीमा में, कौन से मंडल की? जो ट्रोपोस्फीयर है, ये वाला ट्रोपोस्फीयर, इस ट्रोपोस्फीयर की जो ऊपरी सीमा है, इस ऊपरी सीमा में यहाँ पर
कौन सी हवाएं चलती है? संवहन हवाएं चलती है। तो इन संवहन हवाओं के कारण इसको संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विक्षोभ मंडल। विक्षोभ मंडल का मतलब है कि यानी कि इसमें मौसमी घटनाएं घटित होती है, इसलिए इसे विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बादलों का बनना, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, वर्षा का होना आदि सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है, इसलिए इसे विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन 3 नामों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताना। परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल और विक्षोभ मंडल, और इसके अलावा सौरमंडल या इसको ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके उपनाम क्लियर हो गए। अब बात आती है कि ये जो सौरमंडल है इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी या इसका जो अध्ययन है वो किसने किया? तो एक विद्वान है जिनका नाम है टी जेरेंस डीबोट। याद रखना, टी जेरेंस डीबोट नामक एक विद्वान है। इन्होंने सर्वप्रथम इस मंडल का जो अध्ययन का कार्य किया था वो किया था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है और या फिर आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें इस मंडल की ऊंचाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो अपना मंडल है सौरमंडल, इस ट्रोपोस्फीयर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? अब इसमें यहाँ पे कॉमन चीज आती है कि ये जो सौरमंडल है इसकी ऊंचाई क्या होती रहती है? घटती बढ़ती रहती है। तो ये घटती कैसे है, बढ़ती कैसे है? घटती कब है, बढ़ती कब है? तो इन चीजों का नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि 90 डिग्री वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे यानी कि ध्रुवों पे इसकी जो ऊंचाई है वो पाई जाती है लगभग 8 किलोमीटर। कितनी? 8 किलोमीटर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर यहाँ पे इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ध्यान रखना ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी कि ये नॉर्थ पोल है, ऐसे ही घुमा के साउथ पोल आएंगे तो यहाँ पे भी इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होगी। जबकि बात करें विषुवत रेखा पे या 0 डिग्री पे तो इसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो जाती है? 18 किलोमीटर हो जाती है। इसके पीछे कारण है, कारण क्या है वो हम देखेंगे अभी। अच्छे से समझना इस चीज को, इसका जो लॉजिक है वो देखना। पहला जो पॉइंट है इसको समझना, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी में 2 ध्रुव आपने देखे, पहला ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। और इसकी ये जो भूमध्य रेखा वाली क्षेत्र है यहाँ पे ऊंचाई कम पाई जाती है। समझने की कोशिश करना इस चीज को, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ऊंचाई इसकी ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? इसके पीछे 2 कारण है। इसके पीछे 2 कारण है। 2 कारण कौन कौन से हैं? पहला तो है ताप की प्राप्ति, सूर्य ताप की प्राप्ति। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें 0 डिग्री पे तो जो सूर्य है, सूर्य की किरणें क्या होती है? एक तो यहाँ पे सीधी चमकती है जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर पाए जाने के कारण इस क्षेत्र की, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो वायु है वो गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उठती है। आपको पता है कि जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ते ही वस्तु का भार कम हो जाता है। जैसे ही भार कम होता है वस्तु, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? वायु की। तो वायु गर्म होती है, उसका आयतन घट जाता है और आयतन घटते ही वायु ऊपर उठने लगती है और इसका जो विस्तार है वो मैक्सिमम हो जाता है। और मैक्सिमम कितना? लगभग 18 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, यानी कि कहां पर? भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। वही बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो ध्रुवीय क्षेत्रों पे कम टेम्परेचर पाए जाने के कारण यहाँ पे जो वायु होती है वो भारी होती है और भारी होने के कारण पृथ्वी के स्थलीय भाग की ओर बैठी रहती है, जिस वजह से अपना जो सौरमंडल है इसमें ध्रुवों की तरफ ऊंचाई कम पाई जाती है और विषुवत रेखा पर अधिक तापमान के कारण यहाँ पे संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है। हमने पढ़ा था ये उपनाम इसका संवहन मंडल। तो यहाँ पे अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उड़ती है और ऊपरी जो सीमा है
सौरमंडल की ऊपरी जो सीमा है जिसको हम सौर सीमा के नाम से जानते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सौरमंडल के जस्ट बाद में। तो वहां पे क्या होती है, संवहन धाराएं चलती है और इसकी ऊंचाई को बढ़ा देती है। अब इसमें भी एक और रीजन आता है, पहले यहां देख लेते हैं, इसी में ऐड करते हैं, फिर इसका सेकंड रीजन पढ़ेंगे। अब इसमें एक आता है गर्मी का, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म काल, और एक है शीतकाल। शीतकाल, इन दोनों में ग्रीष्म काल में याद रखना, ग्रीष्म काल में जो सौरमंडल है उसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। ध्यान रखना, ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों में जो अपना सौरमंडल है, ये जो सौरमंडल है इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, और जैसे ही सर्दियां आती है और इसकी ऊंचाई में कमी आ जाती है, यानी कि सिकुड़न आ जाती है। और सिकुड़न क्यों आती है, यानी कि इस मंडल में उपस्थित जो हवाएं होती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी होती है, और ठंडी होते ही उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आयतन कम होने की वजह से वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की वजह से इस मंडल की ऊंचाई में कमी आ जाती है। और इसी प्रकार जैसे ही गर्मियां आती है वायु गर्म होती है और फैल जाती है और इसकी ऊंचाई में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसकी जो ऊंचाई है इसमें परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जो कारण है वो आप अच्छे से समझ गए। और इसमें परिवर्तन ज्यादा कब होता है, गर्मियों में होता है, इसकी वृद्धि गर्मियों में होती है और कमी कब होती है, शीत ऋतु में। नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण। पहला तो हो गया कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए संवहन धाराओं के कारण इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। सेकंड जो रीजन आता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल कम पाया जाता है। याद रखना, भूमध्य रेखा पे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। और ध्रुवों की ओर यहाँ पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर कम पाया जाता है। तो कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो वायुमंडल में गैसें और जो धूलीकण जलवाष्प है वो स्वतंत्र रूप से ज्यादा ऊंचाई तक चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें ध्रुवों की, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल धूलकण, जलवाष्प और विभिन्न गैसों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में, दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में जो अपना सौरमंडल है इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है। तो दो रीजन हो गए, पहला रीजन क्या, संवहनीय धाराओं का प्रवाह, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रीजन है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में संवहन तरंगे, और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, जो क्या करता है, जो अपना सौरमंडल है इसकी ऊंचाई को निर्धारित करता है, इसको बढ़ाने में और घटाने में सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपना एक नोट है जिसमें टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर नहीं आएगा, इसमें बात करें ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी कि सौरमंडल है, सौरमंडल में ऊंचाई एवं अक्षांशों में कौन सा संबंध पाया जाता है, विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। याद कर लेना, चाहे रट लेना या समझ लेना। यानी कि सौरमंडल ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई एवं अक्षांशों में विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जो सौरमंडल है इसमें ध्यान से सुनना, इसमें अक्षांशों एवं ऊंचाई के मध्य विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है या विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसे, जैसे उच्च अक्षांश है, इसमें ऊंचाई एवं अक्षांशों में विलोमानुपाती, यानी कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो इसमें किसकी, सौरमंडल की बात किसकी कर रहे हैं, सौरमंडल की। तो ऊंचाई, ध्यान रखना, ऊंचाई एवं अक्षांशों में जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर, और उच्च अक्षांश कौन से है अपने इसमें, यानी कि भूमध्य रेखा से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की ओर चलते हैं, तो उच्च अक्षांशों की ओर चलते हैं तो इसकी ऊंचाई में, किसकी ऊंचाई में, सौरमंडल की ऊंचाई में कमी आती जाती है। हमने कौन सा संबंध देखा यहाँ पे, विलोमानुपाती संबंध। विलोमानुपाती संबंध यानी कि अगर अक्षांश उच्च है तो ऊंचाई कम है, अगर
अक्षांश निम्न है तो ऊंचाई ज्यादा है, कोई डाउट? यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री यानी कि अक्षांश निम्न है, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री पे सौरमंडल की ऊंचाई मैक्सिमम है, अधिकतम है। और वही बात करें यहाँ पे उच्च अक्षांश यानी कि 90 डिग्री, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के विपरीत 90 डिग्री पर सौरमंडल की ऊंचाई कम पाई जाती है। तो कारण क्या निकलता है इसमें कि विश्व, ये जो अपना एक नोट है, इसमें ऊंचाई एवं अक्षांशों के मध्य विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। समझ के देखना इस चीज को। हमने ये जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हम बात करें 0 डिग्री, 0 डिग्री या यूं करें भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि मान कितना है 0 डिग्री यानी कि निम्न अक्षांश है। और यहाँ पे किसकी ऊंचाई, ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। और वहीं उच्च अक्षांश की बात करें, उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री पर इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है मात्र 8 किलोमीटर, मात्र 8 किलोमीटर। तो इसमें हम ये साबित कर सकते हैं, इससे ये साबित होता है कि ऊंचाई एवं अक्षांशों के मध्य विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। और क्वेश्चन आ जाए कि इसकी जो औसत ऊंचाई है, किसकी, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई आपको 14 किलोमीटर, अगर ये 14 किलोमीटर नहीं मिलता है आपको तो 15 किलोमीटर ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर 14 और 15 दोनों ही नहीं मिलते हैं तो आपको आंसर करना है 13 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, अपना एक पॉइंट आता है एनएलआर। एनएलआर का मतलब होता है नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर। समझ लेना इस चीज को, सामान्य ताप पतन या ह्रास दर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए एनएलआर का पूरा नाम, तो इसमें नॉर्मल लैप्स रेट होती है, और नॉर्मल लैप्स रेट कितनी होती है वो आप यहां पे समझना। देखिए जो तापमान के गिरने की दर है, अब इसमें ऐसे ही एक नोट निकलता है कि ऊंचाई, जैसे जैसे हम स्थल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है। यानी कि ऊंचाई एवं तापमान, समझना जैसे जैसे, एक चीज समझना, मान लीजिए ये अपना स्थल भाग है, समझने की कोशिश करना, ये अपना स्थल भाग है। स्थल भाग से हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर चलते हैं, ऊंचाई की ओर चलते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती जाती है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि ऊंचाई एवं तापमान में विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। कैसे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान घटता है, ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है, यानी कि विलोमानुपाती संबंध देखने को पाया जाता है। अब ये संबंध कैसे पाया जाता है, कितना होता है, इसके तापमान के गिरने की दर क्या है वो हम देखते हैं। तो ताप ह्रास दर है, यानी कि जो एनएलआर है वो कितना है, इसको समझने के लिए हम कुछ आंकड़े देखते हैं। पहला है इसमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना प्रति 165 मीटर। ध्यान रखना, याद रखना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है 165 मीटर की ऊंचाई पर। याद रखना 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर। अगर थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर, या यूं कह सकते हैं प्रति 1000 मीटर। याद रखना तापमान के गिरने की जो दर है वह 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यानी कि तापमान के गिरने की दर हम देख सकते हैं या बोल सकते हैं। इसके अलावा एक इकाई और ले सकते हो आप, 3.6 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट। 3.6 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है।
और इस तापमान के कम होने की दर को क्या बोलते हैं, NLR बोलते हैं, यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। तो ये ऊंचाई के साथ आप कोई क्वेश्चन हल कर सकते हो। एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, यानी कि ये स्थल है और स्थल का जो औसत तापमान पाया जाता है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रख लेना 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। स्थल का जो औसत तापमान है संपूर्ण पृथ्वी पर वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आता है कि ये जो ऊंचाई है अपनी, इसमें 165 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना हो जाएगा। तो अपने पास आंकड़ा है कि जो NLR है वह 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से 165 मीटर की ऊंचाई पर चलते हैं तो स्थल पे कितना, 15 डिग्री, और यहाँ से 1 कम कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो ऐसे ही आप अदर क्वेश्चन भी हल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, ताकि हम आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो टेम्परेचर गिरता है, ये टेम्परेचर जो गिरता है इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है। उत्तरदायी जो कारण है उनको हम देखते हैं एक बार। उत्तरदायी जो कारण है वो कौन से हैं। देखिए अपना ये जो स्थल भाग है, स्थल भाग है, ठीक है। अब स्थल भाग में क्या होता है, हम पढ़े कि ये जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, इसमें जो वायुव्य कण होते हैं या फिर कह सकते हैं धूल कण है, जलवाष्प है, वो भारी होने के कारण पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में ही यहाँ पे ये बिखरे हुए पाए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं सघनता से पाए जाते हैं। और ये जो वायुमंडलीय भाग है, या यूँ कह सकते हैं कि संपूर्ण जो वायुमंडल है उसका लगभग 75% भाग, कितना, 75% भाग किसमें पाया जाता है, इससे सौरमंडल में पाया जाता है। तो याद रख लेना, ये सीधा 75% भाग इसी में पाया जाता है। तो ये टेम्परेचर कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, इसी भी हम देख रहे हैं कि कारण क्या है कि ये ऊंचाई की ओर तापमान घटता है। तो जैसे जैसे हम स्थल से ऊंचाई की ओर चलते हैं तो ये जो क्षेत्र है वायुमंडल का, इसमें बहुत सारे भारी पदार्थ या गैसें पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी के नजदीक वाले भाग में इनकी सघनता अधिक पाई जाती है। और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर चलते हैं फिर इनकी मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती जाती है इसमें टेम्परेचर में कमी आती जाती है। कैसे आती है कमी, सूर्य से आने वाली किरणें ये क्या करती है, पृथ्वी के धरातल से टकराती है, टकराने के बाद में वापस क्या होती है, परावर्तित होती है। जैसे ये परावर्तित होती है और ये परावर्तित किरणें क्या करती है, सूर्य की किरणें जब इनका परावर्तन होता है तो ये जो धूल कण है, धूल कणों से टकराती है और धूल कण सूर्य की किरणों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ही अवशोषित करते हैं तो इनका जो धूल कणों का जो आकार है वो क्या कर लेता है, इसको सोख लेता है। सोखता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। जैसे ही ताप बढ़ता है और इसका आयतन बढ़ जाता है, और फिर जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते हैं पदार्थों की मात्रा में कमी आती जाती है और पदार्थों का जो संगठन है या भी कह सकते हैं कि आयतन है वो कम होता जाता है, जिस वजह से ऊपर की ओर टेम्परेचर भी कम होता रहता है। तो कारण आपके समझ में आ गया। तापमान के गिरने की दर मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसकी जो और विशेषताएं हैं वो देखते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है, इसी मैथ में आ जाना आप, यहां पे देख लो आप। तो ये जो ऊंचाई के साथ साथ मैंने अभी बता दिया कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या पाया जाता है, विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। तो ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है और ये ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंट पाया जाता है। और डिफरेंट कितना पाया जाता है, आपको याद रखना है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे टेम्परेचर कितना पाया जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी किसमें, माइनस में, -40 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर देखने को पाया जाता है। नोट कर लेना, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे जो टेम्परेचर पाया जाता है वह लगभग कितना पाया जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। और वहीं बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्रों पे 85 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी किसमें, माइनस में। क्यों पाया जाता है, यहाँ पे -40 और यहाँ पे -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना सौर मंडल है, ट्रोपोस्फियर है, इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है और यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। और हमने पढ़ा कि ऊंचाई और तापमान के मध्य विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है, और इसी विलोमानुपाती संबंध के कारण यहाँ पे टेम्परेचर अधिक माइनस में पाया जाता है और यहाँ पे कम माइनस में पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, और इसमें टेम्परेचर का बता ही दिया कि दीर्घ तरंगों का क्या कर लेते हैं, ठोस कण, धूली कण, वायवीय कण क्या कर लेते हैं, जो सूर्य से आने वाली दीर्घ तरंगे होती है उनका अवशोषण कर लेते हैं और अवशोषण करके टेम्परेचर को सोख लेते हैं, जिस कारण विषुवतरेखीय क्षेत्रों में अधिक टेम्परेचर पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। सौरमंडल अपना यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी औसत पाई जाती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, और इसके जो उपनाम है वो आप देख सकते हो, परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई 8 से 18, औसत 13-14 किलोमीटर, यानी कि 14 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या होता है, मौसमी घटनाएं घटित होती है। मौसमी घटनाएं कैसे, जैसे बादलों का बनना, यहाँ पे बादल बन गए, इसके अलावा बिजली चमक गई, तूफान आ गए, और इसके अलावा इसकी एक विशेषता और है, आप इसमें मेंशन कर सकते हो, यानी कि जो स्थानीय जो, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय उड़ानें होती है, याद कर लेना इसको, राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें, राष्ट्रीय स्तर की जो उड़ानें होती है, यानी कि एक देश से एक देश के अंदर होने वाली जो वायु परिवहन का जो माध्यम है, यानी कि जो प्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, वो इसी मंडल में उड़ते हैं। आप याद रखना, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि समताप मंडल में ये क्रिया होती है, लेकिन जो स्थानीय जो यात्राएं होती है, और वो भी कौन सी, राष्ट्रीय स्तर की जो वायुयान होते हैं या वायु उड़ानें होती है, वो इसी मंडल में, कौन से मंडल में, सौरमंडल में ही होती है। क्यों, क्योंकि अगर इससे ऊपर प्लेन को ले जाते हैं तो प्लेन को ले जाने में भी काफी समय लगता है, इस वजह से किसको प्लेनों को इसी मंडल में उड़ाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सौर सीमा या ट्रोपोपॉज। सौर सीमा अथवा ट्रोपोपॉज, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब देखते हैं सौर सीमा। इसका नामांकन जो किया था, जो विद्वान थे, उनका नाम था नेपियर साहब। याद रखना, नेपियर शाह नाम के एक विद्वान है, वैज्ञानिक है, उन्होंने इसका नामांकन किया था और इसमें अध्ययन कार्य किया था। इसके अलावा इसकी प्रमुख विशेषताएं मेजर आपको याद रखनी है। और ये कहाँ पाया जाता है, सौर सीमा कहाँ पाई जाती है, सौर मंडल के जस्ट ऊपर, सौर मंडल के जस्ट ऊपर। अब इसमें आप देखना, ये अपना सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल से जस्ट ऊपर ये 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर तक इसका विस्तार हो जाता है। इसका विस्तार क्यों होता है, इसकी ऊंचाई में वृद्धि कैसे होती है, जो हमने पढ़ा कि सौर मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, तो इसकी ऊंचाई में भी वृद्धि, किसकी ऊंचाई, सौर सीमा की ऊंचाई में भी वृद्धि ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार सौर मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। तो सौर मंडल से ऊपर, और फिर आगे देखिए समताप मंडल, यानी कि ये समताप मंडल है, ये सौर मंडल है। सौर मंडल एवं समताप मंडल के मध्य स्थित एक संक्रमण पेटी पाई जाती है, जिसमें सौर मंडल के गुण भी पाए जाते हैं और समताप मंडल के गुण भी पाए जाते हैं। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, सौर सीमा के नाम से जाना जाता है, और इसकी मोटाई 1.5 से 2.5 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसे मेघों व तूफानों की बाह्य सीमा का निर्धारण, यानी कि ये जो सौर सीमा है वो मेघों यानी कि बादलों और तूफानों की जो बाह्य सीमा होती है, मैक्सिमम जो सीमा होती है, बाहरी सीमा होती है, उसका निर्धारण कौन करती है, सौर सीमा। ये आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, ये सौर सीमा है। इसके अलावा
जेट प्रवाह के कारण स्थिति में परिवर्तन। सेम वही कंडीशन है कि यानी कि सौरमंडल में जो जेट हवाएं चलती है, या यूं कह सकते हैं संवहन हवाएं चलती है, उनके कारण इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे भी जेट प्रवाह का प्रभाव होता है, जिस वजह से इसकी ऊंचाई में परिवर्तन देखने को पाया जाता है। नेक्स्ट है मौसमी परिवर्तनों की छत। मौसमी परिवर्तनों की छत कैसे है, यानी कि मौसम में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो इसके नीचे नीचे होते हैं, इससे ऊपर कोई मौसमी परिवर्तन देखने को नहीं पाए जाते या नहीं मिलते। मैंने रीजन बता दिया कि सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती है। इसके पीछे कारण है क्योंकि वायुमंडल का जो अधिकतम मैक्सिमम यानी कि लगभग 75% भाग सौरमंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पे मौसमी घटनाएं लगभग इसी में घटित हो जाती है, इससे ऊपर कोई घटनाएं घटित नहीं होती। इस वजह से सौर सीमा को मौसमी घटनाओं, मेघों और जो तूफान बनते हैं उनकी छत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसका महत्व क्या है, जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, मौसम से संबंधित जो अध्ययन कार्य करते हैं, खोज कार्य करते हैं, उन वैज्ञानिकों के लिए यह गहन अध्ययन का क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कर ली, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में जस्ट हम स्टार्ट करेंगे समताप मंडल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले। इसका पार्ट 2 यानी कि सौरमंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने विस्तृत रूप से बताया है। क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, तो जस्ट इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे समताप मंडल और मध्य मंडल की, समताप मंडल और मध्य मंडल की, और इसके पार्ट 3 में हम बात करेंगे अयन मंडल और बाह्य मंडल की। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना बिना स्किप किए, और कोई भी समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सुझाव जरूर बताइए कि हम और क्या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं ताकि हमारी क्लास और ज़्यादा बेहतर हो सके। हमें किसी बात का बुरा नहीं लगेगा, आप जो भी कमी लगे बेझिझक कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।